पीएचडी के एडमिशन में शहरी क्षेत्र का रोल क्या है, रूरल क्षेत्र का रोल क्या है। हम पीएचडी का हम जनरल ट्रेंड का स्टडी कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि कोई आपका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हो, लेकिन जनरल ऑब्जेक्टिव है कि पीएचडी के हम ट्रेंड का स्टडी कर रहे हैं। अब पीएचडी करने में डेमोग्राफिक का हम स्टडी कर रहे हैं। जो बच्चे पीएचडी कर रहे हैं कि फीमेल है, शहरी क्षेत्र से है कि ग्रामीण क्षेत्र से है, कि सेमी अर्बन एरिया से है, उसके परिवार में कितने लोग हैं, ठीक है, उसका इनकम का लेवल क्या है, पीएचडी के एडमिशन में इनकम का रोल क्या है, रीजन का रोल क्या है, शहरी क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र का रोल क्या है, जेंडर का रोल क्या है, उस व्यक्ति के इनकम का रोल क्या है। अगर इस तरह के हम चीज का स्टडी करें तो हम पीएचडी में जो भी लोग एडमिशन लिया है आपके यूनिवर्सिटी में, हम सबका डेटा लेंगे डेमोग्राफी का। जितने आप स्टूडेंट हो गए सबका हम डेटा लेंगे कि आपका एज कितना है, आपका इनकम कितना है, आप मेल हैं कि फीमेल हैं, आप शहर में रहते हैं कि गांव में रहते हैं कि सेमी अर्बन एरिया में रहते हैं। ऐसे हमने डेटा लिया। अब उस डेटा को अगर आप टेबल बना के प्रेजेंट करिए तो क्या बहुत आसान थोड़े है प्रेजेंट करना। इसको बहुत आसान नहीं है प्रेजेंट करना। पूरे इंफॉर्मेशन को उसमें से कौन सब्जेक्ट का, उसमें सब मतलब ईयर बाय ईयर अगर 3 साल का डेटा ले लीजिए ईयर बाय ईयर, अब देखिए कि जैसे आपने रो बनाएंगे तो उसमें ईयर लिखेंगे 3 ईयर। अब कॉलम बनाएंगे तो उसके हिसाब से बनाएंगे कि फैकल्टी ऑफ आर्ट में, फैकल्टी ऑफ साइंस में, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में, सोशल साइंस में, एजुकेशन में कितना एडमिशन हुआ है, मेल कितना है, फीमेल कितना है, ईयर बाय ईयर शहरी एरिया से कितना है, रूरल एरिया से कितना है। इस सभी चीजों को लेकर के आप बनाएंगे एडमिशन क्या है पीएचडी कोर्स में, सपोज दैट। अब उसी के हिसाब से उसका एक टाइटल देंगे तो उसको ऐसा बनाइए उसको देख करके उसका नीचे इंटरप्रिटेशन लिखना। उससे जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन मिले, जितना ज्यादा नॉलेज मिले, अब फिर उसमें विजडम का यूज करिए। तब ना आप सजेशन दीजिएगा। आपको लग रहा होगा कि रूरल एरिया के लोगों का ये एडमिशन में शेयर बढ़ रहा है, तेजी से बढ़ रहा है अर्बन एरिया के अपेक्षा। फीमेल का मेल के अपेक्षा ईयर बाय ईयर आप 3-4 ईयर का 5 ईयर का डेटा ले लिए तो देख रहे हैं कि बढ़ रहा है कि घट रहा है। शहरी एरिया से एडमिशन बढ़ रहा है कि ग्रामीण एरिया से एडमिशन बढ़ रहा है, मेल का एडमिशन ईयर बाय ईयर बढ़ रहा है कि फीमेल का एडमिशन ईयर बाय ईयर बढ़ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप डेटा को बना करके टेबल बना के देखेंगे तो आप पूरा उसका इंटरप्रिटेशन करेंगे। आप डेटा के ट्रेंड समझेंगे, डेटा के ट्रेंड समझेंगे, तब तो जाकर के आप देखेंगे कि ये चीज घट रहा है, ये चीज अच्छा नहीं है, तो आप जाकर के सुझाव देंगे। अगर उसमें देखने से आपको ऐसा लगा कि ईयर बाय ईयर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का अगर पार्टिसिपेशन पीएचडी एडमिशन में घट रहा है, तब तो आपको सुझाव देंगे उसको। यही सब आपका इन्फ्रेंस निकलेगा, यही सब इंटरप्रिटेशन आपका है। उसी को आप व्याख्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। आज जैसे कि आपने क्वेश्चनायर बनाया है तो उसमें भी आप उसके आधार पर और उसके रीजन को समझने का प्रयास करेंगे, रीजन को समझने का प्रयास करेंगे। ऐसा हो रहा है, अब सोचना ऐसा क्यों हो रहा है, तो लोगों से आप बात किए हैं, क्वेश्चनायर किए हैं, जो आप ऑब्जर्वेशन किए हैं उसके आधार पर उसको आप देखेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसका आप एक टाइटल अच्छा दीजिए। अब इसी चीज को, यही जो डेटा मिला, जो पीएचडी में जो एडमिशन का डेटा मिला शोभन सिंह यूनिवर्सिटी में, ठीक है, अब उस डेटा का आप ग्राफ बनाइए, उसी डेटा से ग्राफ बनाइए, टेबल बनाइए, टेबल बना करके ग्राफ बनाइए, और ग्राफ बना के उस ग्राफ का इंटरप्रिटेशन लिखिए। उस ग्राफ बना करके ग्राफ का इंटरप्रिटेशन लिखिए। जैसे कि आपने हिस्टोग्राम बार डायग्राम बना दिया, ठीक है। जैसे मेरा ऑब्जेक्टिव हम देखना चाहते हैं कि डिफरेंट ईयर में मेल का एडमिशन ज्यादा बढ़ रहा है कि फीमेल स्टूडेंट का एडमिशन ज्यादा
तो हमने मान लीजिए कि मल्टीपल बार डायग्राम बना दिया, नीचे हमने ईयर लिख दिया, यहाँ तो बना हुआ नहीं दिख रहा है, हमने बनाया नहीं है, लैपटॉप पर होता तो हम बनाते आपको। तो जैसे कि हमने मल्टीपल बार डायग्राम नहीं बना करके आपको सुनना होगा कौन सुटेबल है। जैसे कि आपने सिंपल बार डायग्राम, मल्टीपल बार डायग्राम, मिक्सड बार डायग्राम बना दिया, कंपोजिट बार डायग्राम कहता है एक ही बार में बहुत चीज। तो नीचे आपने जो OX एक्सिस है उस पर आपने डिफरेंट 3-4 ईयर लिख दिया। पहला जो ईयर लिखा उसके ऊपर आप डायग्राम बनाने लगे, उसमें दिखाए कि मेल कितना है, फीमेल कितना है, अपने आप टोटल हो जाएगा। सेकेंड ईयर का बना करके उसमें मेल फीमेल कितना है, थर्ड ईयर का, 4 ईयर का, 5 ईयर का बना दिए। उससे स्पष्ट आपको दिखाई देगा कि पहला ईयर की अपेक्षा दूसरा ईयर में फीमेल का एडमिशन शेयर बढ़ा है कि घटा है, शेयर बढ़ा है कि घटा है, तीसरा ईयर में क्या हो रहा है, चौथा ईयर में क्या हो रहा है। आप ऐसे करिए, या आप एक लाइन कर्व बना दीजिए, लाइन कर्व बना दीजिए, लाइन कर्व बना करके आप उसको देखिए, लाइन कर्व बना करके आप उसको देखिए कि नीचे बना लीजिए डिफरेंट ईयर बना दीजिए और ऊपर में OY एक्सिस पर लिख दीजिए कि ये एडमिशन और एडमिशन, अब मेल फीमेल का अलग अलग कर्व बना दीजिए। अब देखिए कि इसका 10 मेल का जो एडमिशन है वो डिफरेंट ईयर में उसका ग्राफ जो है, कर्व जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है कि नीचे की तरफ जा रहा है। फीमेल का क्या जा रहा है, फीमेल का क्या हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट उसको शेप देके, डिफरेंट तरह से सिंबल देके उसको स्पेस करिए और उसको नीचे उसको एक्सप्लेन करिए, आप एक्सप्लेन करिए, देखिए क्या हो रहा है। तो इस तरह से आप इसका एक्सप्लेन करेंगे और एक्सप्लेन करके आप इसको समझाएंगे, लिखेंगे, देखेंगे कि ज्यों ज्यों हम आगे ईयर की तरफ बढ़ रहे हैं, मेल गैप फीमेल के गैप एडमिशन में गैप बढ़ रहा है कि गैप घट रहा है, क्या हाल चाल है, गैप बढ़ रहा है कि गैप घट रहा है। अब बढ़ रहा है और घट रहा है, अब उसका कारण क्या हो सकता है, आप कारण भी लिख सकते हैं। आप इंटरप्रिटेशन में कारण भी इसका बढ़ रहा है, इसका घट रहा है, इसका जो लोगों से जो बात किए या जो डेटा जो क्वेश्चनर बना लोगों से बात किए, ऑब्जर्व किए, इसका कारण ये है, ऐसे करके आप तो इस तरह के सिचुएशन का आप बना करके दिखा सकते हैं। अगर कोई एरिया है, अब मान लीजिए कि ग्लोबलाइजेशन है, अब हम एक टॉपिक सिंपल आप बात करते हैं, जैसे कि ग्लोबलाइजेशन है, आप इसको पढ़िएगा, एक दिन का चीज नहीं है, 1 घंटा का चीज 1.5 घंटा का नहीं है। आप जितना ज्यादा सोचेंगे उतना ही ज्यादा इसमें आपको ज्ञान अर्जित होगा। जैसे कि अगर हम सिंपल अगर पाई चार्ट की बात करें, एक डेटा लेख बोलते हैं, सर्किल बना करके और उसमें दिया जाता है कि किसका रोल कितना कितना, इसमें आप देख रहे हैं पाई चार्ट, इसमें आप पाई चार्ट देख रहे होंगे, डेटा लेख पाई चार्ट लिखा गया है, ग्राफ नंबर 4 है, 4 में पाई चार्ट है। अगर आपको स्टडी करना है कि ग्लोबलाइजेशन का, वैश्वीकरण का लोगों के एक्सपेंडिचर पर क्या प्रभाव पड़ा है, लोगों के एक्सपेंडिचर पर क्या प्रभाव पड़ा है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ग्लोबलाइजेशन से जो पहले है लोगों का जो इनकम होता था तो किस किस आइटम पर कितना कितना खर्च, भोजन पर कितना खर्च करता था, एडुकेशन पर कितना खर्च करता था, ठीक है। इसके बाद भोजन में एक साधारण भोजन रूम रेंट पर कितना खर्च करता था, लग्जरियस गुड्स पर कितना खर्च करता था पहले। आप वर्तमान में 1990 से पहले का स्थिति थी और वर्तमान में आप बनाइए 2 पाई चार्ट बनाइए। बार गया सूर्य के पास, उसे ये लग रहा है कि मैं उसे रोकने जा रही हूँ तो बार वो उधर ही जा रहा है। हाँ, तो आप 2 पाई चार्ट मना करो जरूर करेगा। ओके 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 ओके, हाँ ठीक है, अपने को कर दीजिए। भाई ध्यान रखने लायक मैं कहाँ क्लास ले रही हूँ, इसी के पे ध्यान है मेरा। आवाज आ रही है, म्यूट कर लीजिए। हाँ सोने का ही नहीं
हेलो, म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। ओके, सो आप देखेंगे बात नहीं करा पा रही है, कि मैं भी नहीं कराऊंगा जब भी जाऊंगा, मैंने कर ले गए। हाँ हाँ मैडम, हाँ हाँ, अपने को म्यूट कर लीजिए, ठीक है ना। हाँ ओके। तो मेरे कहने का अर्थ है कि आपने दो पाई चार्ट बनाया और दोनों पाई चार्ट बना करके देखा कि उसके पहले किस तरह के आइटम पर कितना खर्च हो रहा था और उसके बाद किस तरह के आइटम पर कितना खर्च। आप दो पाई चार्ट बना के फिर उसका इंटरप्रिटेशन लिखिए, उसके नीचे लिखिए आपको क्या लग रहा है, आपको उसे इंफॉर्मेशन क्या मिला, इंफॉर्मेशन तो आ गया, अब उसमें नॉलेज आपको क्या मिला। आप फिर अपने विजडम की बात करिए, जो विजडम जो होगा वो आपके डिसीजन से भी रिलेटेड हो जाएगा, विजडम के आधार पर आप डिसीजन लेंगे। ऐसा करिए कि खर्च किस तरह के आइटम पर ज्यादा कर रहा है। अगर गवर्नमेंट का कोई प्लान है तो गवर्नमेंट के प्लान का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है लोगों पर। कोई गवर्नमेंट का कोई पॉलिसी है तो उस पॉलिसी का लोगों पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, आप इस तरह की स्टडी करिए। तो इस तरह से आप जो डेटा का डिस्क्रिप्शन है, इस डेटा के डिस्क्रिप्शन का आप इस तरह से आप डेटा का विजुअलाइजेशन करेंगे। डेटा विजुअलाइजेशन में आपको बार डायग्राम हुआ, बार डायग्राम तीन तरह का होता है, एक होता है सिंपल बार डायग्राम, दूसरा होता है मल्टीपल बार डायग्राम, तीसरा होता है कंपोजिट बार डायग्राम। अब किस सिचुएशन में किसका यूज करना, आप इसको पढ़ें घर पर। इसके साथ साथ आप लाइन, इसके आप बाद आप हिस्टोग्राम का यूज कर सकते हैं, हिस्टोग्राम आप बना करके देखिए। इसके बाद आप पाई डायग्राम बना के देखिए, पाई चार्ट बना के देखिए, कर्व डायग्राम बना के देखिए, ठीक है, कर्व डायग्राम बना के देखिए, डॉट डायग्राम बना के देखिए, डॉट डायग्राम, स्कैटर डायग्राम बना के देखिए, जो दो वेरिएबल के बीच रिलेशन को दिखा रहा हो तो आप स्कैटर डायग्राम बना के देख सकते हैं। ये जो ऊपर जो फिगर बनाया गया है ये स्क्यूनेस और कर्टोसिस से रिलेटेड है, इसको अभी आगे हम डिस्कस करेंगे, इसीलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। ये बॉक्स एंड व्हिस्कर प्लॉट आप बना करके देखिए, बॉक्स एंड व्हिस्कर प्लॉट आप बना करके देख रहे हैं। तो जो पहला जो बना गया है डायग्राम उसमें देखेंगे सेंटर में मीडियन बना है, सेंटर में मीडियन बना है, इसके सेंटर में मीडियन है, सेंटर में मीडियन है, उसके ऊपर 75 परसेंटाइल है, नीचे 25 है, कहाँ डेटा है। तो उसी के आधार पर जो सेकेंड जो बना है उसमें जो देख रहे हैं जो बनाया गया है उसमें कुछ डेटा ऊपर में 19 परसेंटाइल है, दो डेटा ऊपर जा रहा है, और नीचे में जो 10 परसेंटाइल है इससे भी नीचे 1 2 3 ग्रुप बी में देखेंगे, ग्रुप बी में देखेंगे। यह बताता है कि डेटा एक दूसरे के नजदीक है कि दूसरे से दूर है। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में आप मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का अर्थ यह होता है कि अगर डेटा दिया गया है तो डेटा में से एक ऐसा डेटा निकालिए जो पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करे। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का अर्थ होता है कि ब्रीफ समरी ऑफ डेटा, डेटा का ब्रीफ समरी, डेटा का समरी, ठीक है। तो डेटा का समरी निकालने के लिए जैसे मान लीजिए कि 10,000 लोग हैं, 10,000 लोग हैं और 10,000 लोगों का इनकम दिया गया है कि मंथली इनकम कितना है 10,000 लोगों का। तो कोई पूछेगा कि इन लोगों का इनकम का लेवल क्या है, तो इनकम का लेवल क्या है तो आपको कैसे बताएंगे, 10,000 लोग हैं, 10,000 लोगों का डिफरेंट आपसे पूछ दिया कि इनकम का लेवल क्या है, क्योंकि इनकम देखते ही तो हम समझेंगे कि वह व्यक्ति रिच है या पुअर है। इनकम को देख करके हम समझेंगे ना कि व्यक्ति रिच है कि पुअर है, उसका इनकम क्यों कम है, इनकम को कौन कौन फैक्टर इफेक्ट करते हैं, तो आगे की बात हम समझेंगे कौन कौन कारक है जो उसके इनकम को डिटरमिन करते हैं, कि इनकम के आधार पर ही हम समझेंगे कि वह पुअर है कि रिच है, ठीक है।
तो आपने अगर ऐसा किया और इनकम में आप 10,000 लोग लिए हैं तो 5,000 मेल ले लिए या 5,000 फीमेल ले लिए, तो आप मेल का भी मीन इनकम निकालिए, फीमेल का भी मीन इनकम निकालिए, देखिए क्या अंतर आता है, और टोटल का भी मीन इनकम निकाल लीजिए, देखिए क्या। तो मेरे कहने का अर्थ है कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का अर्थ होता है कि पूरे डेटा में से एक ऐसा डेटा निकालिए जो पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करता है, यही इसका अर्थ होता है। तो हम काम से निकालते हैं, हम तो इसका अर्थ यही होता है कि पूरे डेटा में से एक ऐसा डेटा निकालिए जो पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करता हो, उसको हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। अब उसमें से मीन हो गया, मीडियन हो गया, मोड हो गया, ठीक है। तो मीन का अर्थ होता है कि जितने भी डेटा का जो वैल्यू है, अगर 10,000 लोग हैं, 10,000 लोगों का इनकम दिया गया है, तो सभी का इनकम जोड़ करके आप 10,000 से उसको डिवाइड कर दीजिए तो मीन इनकम निकल जाएगा। मीडियम इनकम का अर्थ हो गया कि जिसका इनकम सबसे कम है, उसको उसके बाद उससे ज्यादा किसका है, उसके बाद उससे अधिक किसका है, उससे अधिक किसका है, इसी अरेंज में बढ़ते क्रम में इनकम को रखिए। वैसा व्यक्ति का इनकम जिससे आधा लोगों का इनकम कम हो और आधा लोगों का इनकम उससे ज्यादा हो। जैसे 10,000 लोग हैं तो 5,000 लोगों का इनकम उससे ज्यादा हो, 5,000 लोगों का इनकम कम हो, इस तरह का आप पोजीशन पाने का प्रयास करिए, उसको हम मीडियन कहा जाएगा। मीडियन मीन का अर्थ हो गया सबका इनकम जोड़ करके आप पूरे नंबर से डिवाइड कर दीजिए। मीडियन का अर्थ हो गया कि वैसा इनकम जिससे आधा लोगों का इनकम ज्यादा हो, आधा लोगों का इनकम कम हो, ये आपका मीडियन इनकम हो गया। मोड इनकम का अर्थ हो गया कि किस इनकम के लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। मान लीजिए कि अगर 10,000 लोग हैं, 10,000 लोगों के इनकम को जोड़कर हमने 10,000 से भाग दे दिया, डिवाइड किया, और आ गया आपका पर मंथ आ गया 5,000 रुपया, 5,000 रुपीज पर मंथ आ गया, मान लिया जाए 5,000 मीन इनकम हो गया। अगर 10,000 लोगों में आधा लोगों का इनकम 4,000 से ज्यादा है और आधा लोगों का इनकम 4,000 से कम है, तो 4,000 मीडियम इनकम हो जाएगा, मीडियन इनकम। अगर किस इनकम के लोगों का संख्या ज्यादा है, अगर अधिकतर लोगों का किसी का 50,000 है, किसी का 5,000 है, किसी का 2,000 है, अगर अधिकतर लोगों का इनकम अगर 3,000 रुपया है, ज्यादा लोगों का इनकम 3,000 रुपया है, तो 3,000 मोड इनकम हो जाएगा, मोड इनकम। अब प्रश्न उठता है कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम देखते हैं कि कौन सा रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू है। तो हमने मीन मीडियन मोड तीनों निकाल दिया और तीनों का वैल्यू 3 आ गया। मान लीजिए कि मीन का इनकम आ गया, मीन इनकम आ गया 15,000 मान लिया जाए, मीडियम इनकम आ गया 12,000, मोड इनकम आ गया 10,000। तब हम मीन को माने सेंट्रल टेंडेंसी कि मीडियन को माने कि मोड को माने। अब यहां पर प्रॉब्लम आ गया, मीन मीडियन मोड में किसको हम सेंटर माने, किसके आधार पर हम डिसीजन लें, यहां पर प्रॉब्लम आ गया। तो ये तीनों में अंतर है। अब आपको एज ए रिसर्चर सोचना होगा कि किसको, अगर हम स्टडी कर रहे हैं कि इंडिया के लोगों का इनकम क्या है, अब मोड इनकम मीन इनकम आ गया 15,000, मीडियन इनकम आ गया 12,000 और मोड इनकम आ गया 10,000, तो अधिकतर लोगों का इनकम इंटरप्रिटेशन यही करेंगे कि अधिकतर इंडिया का मीन इनकम 15,000 है जबकि मोड इनकम 10,000 है। इसका अर्थ ये हुआ कि अधिकतर लोगों का इनकम एवरेज इनकम से कम है,
अधिकतर लोगों का इनकम एवरेज इनकम से कम है, जो स्पष्ट करता है कि लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वह मोड इनकम ज्यादा उसको रिप्रेजेंट करने में ज्यादा कारगर है। यही आपका मतलब चूंकि नॉलेज मिला, नॉलेज आपको यही मिला, नॉलेज मिला, ये आपका नॉलेज हुआ, डेटा से नॉलेज हुआ। तो मीन ज्यादा कारगर है कि मीडियन कारगर है कि मोड ज्यादा कारगर है, तो इसमें से मोड ज्यादा कारगर होगा। विच वन इज द बेस्ट? तो अब हम इसमें हार्मोनिक मीन भी निकालते हैं और हार्मोनिक मीन भी निकालते हैं और ज्योमेट्रिक मीन भी निकालते हैं। ज्योमेट्रिक मीन का हम यूज वहां करेंगे जहां पर बेस चेंज होगा। किसी सिटी का पॉपुलेशन पहला साल 10% बढ़ा, दूसरा साल फिर 10% बढ़ा, तीसरा साल फिर 10% बढ़ा, तो सिटी का एवरेज पॉपुलेशन कितना बढ़ा? यहां पर अगर हम अर्थमेटिक मीन निकाल देंगे तो 10 + 10 + 10/3 कर देंगे, गलत हो जाएगा। मान लीजिए कि सिटी का पॉपुलेशन 100 था, तो पहला साल 10% बढ़ा, तो पहला साल 10% बढ़ा, पहला साल 10% बढ़ा, तो 100 + 10 = 110 हुआ। दूसरा साल फिर 10% बढ़ा, तो 110 का 10% बढ़ गया, तो आपका 11 बढ़ गया, तो उसके अंत में 121 हो गया। फिर आपका 10% बढ़ा, तो 12.1 बढ़ गया उसका 10%। तो इस तरह से आपको सोचना है। तो जैसे कि ये आपका हार्मोनिक मीन हो गया पॉपुलेशन ग्रोथ के संदर्भ में। किसी चीज का बेस अगर चेंज होता है, नहीं हार्मोनिक मीन नहीं, ज्योमेट्रिक मीन, बेस अगर चेंज होता है तब हम वहां पर ज्योमेट्रिक मीन का यूज करेंगे। हार्मोनिक मीन का जैसे यूज हो गया कि जहां पर टाइम डिस्टेंस स्पीड के संदर्भ में, जैसे कोई बोलेगा कि आप यूनिवर्सिटी जाते हैं 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से और रिटर्न होते हैं घर 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, तो आपका एवरेज स्पीड क्या होगा? तो ऐसा नहीं करेंगे कि 40 + 50 जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे, एवरेज मीन नहीं निकालेंगे, गलत हो जाएगा 45। यहां पर आप हार्मोनिक में निकालेंगे। तो आप देखेंगे कि इस तरह से बातें करेंगे। अब अर्थमेटिक मीन पर हम कितना विश्वास करें, हाउ मच वी कैन बिलीव ऑन द अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन पर हम कितना विश्वास करेंगे, उसी को सिद्ध करने के लिए आपका डिस्पर्सन बनाया गया है। डिस्पर्सन का अर्थ होता है कि वेरिएशन ऑफ डेटा फ्रॉम द मीन, मीन से जो डेटा कितना दूर जा रहा है। अगर मीन से डेटा दूर कम जा रहा है, जैसे मान लीजिए कि आपने 10,000 लोगों का एवरेज इनकम निकाला, एवरेज इनकम निकालने पर 15,000 रुपया हो रहा है, किसी का इनकम 16,000, किसी का 14,000, किसी का 13,000, किसी का 18,000, ऐसे करके है। तो एवरेज इनकम से लोगों के इनकम का डेविएशन कम है। तो ऐसे सिचुएशन में हम जो 10,000 निकाले उस पर हम ज्यादा विश्वास कर सकते हैं। लेकिन किसी व्यक्ति का इनकम 5 लाख पर मंथ होगा, किसी का 20 लाख पर मंथ होगा, किसी का 2,000 पर मंथ होगा, हमने एवरेज निकाल दिया, एवरेज निकालने पर 15,000 आ गया, तो यहाँ तो डिस्पर्सन बहुत ज्यादा हो गया, यहाँ तो वेरिएशन बहुत ज्यादा है मीन से। तो यहां हम जो मीन निकालेंगे वह मीन सटीक नहीं है, वह मीन सटीक नहीं है। उस मीन पर उसका हम चेक करने के लिए डिस्पर्सन निकालेंगे। डिस्पर्सन का वैल्यू 0 आता है, तो इसका अर्थ है कि जितने भी लोग हैं सभी का इनकम एक जैसा है। अगर सभी लोगों का इनकम 15,000 रुपया हो, 15,000 सभी लोगों का इनकम है, तो मीन इनकम 15,000 आएगा, मीडियन भी 15 आएगा, मोड भी 15,000 आएगा, तीनों इक्वल आ जाएगा, मीन मीडियन मोड तीनों इक्वल आ जाएगा। ऐसे सिचुएशन में सिमेट्रिक हो जाएगा। आप ग्राफ बना के देखेंगे तो सिमेट्रिक आएगा। लेकिन जितना ही इनकम में ज्यादा वेरिएशन होगा, उतना ही जो कर्व जो बनाइएगा, नॉर्मल कर्व जैसा जो बनता है, टेल जैसा होता है, स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व बनाइएगा, उसमें उतना ही दूर भागेगा। उसको देख करके बना के आपको देखना होगा, स्टडी करना होगा। ऊपर बना है जैसे कि इस तरह का कर्व, इस तरह का कर्व देख रहे हैं, हु क्लेम्स इज द वैलिड, इस तरह का कर्व आप देख रहे हैं।
बनाएंगे इसके आधार पर। तो डिस्पर्सन का वैल्यू 0 आना मतलब कि डेटा एक जैसा है। डिस्पर्सन का वैल्यू जितना ही अंतर है उतना ही लोगों के इनकम में अंतर है। अगर आप इंडिया के लोगों के इनकम का डिस्पर्सन निकालिए, इंडिया का आज चाइना का अगर आप कंपैरिजन करें तो दोनों का मीन मीडियन मोड इनकम निकाल दीजिए। इंडिया के डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स का यूज कर रहे हैं तो एक कॉलम में बनाइए चाइना, एक कॉलम में इंडिया बनाइए और उसके लेफ्ट जो कॉलम बनाइए वह वेरिएबल लिख दीजिए, मीन इनकम, मीडियन इनकम, मोड इनकम, रेंज लिखिए, ठीक है, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन लिख दीजिए, ठीक है, स्क्यूनेस लिख दीजिए, कर्टोसिस लिख दीजिए, वैल्यू सब दीजिए। अब इसका इंटरप्रिटेशन आपको करना है, इंटरप्रिटेशन करना है उसका अर्थ क्या होता है। या उसको ग्राफ भी बना करके देखिए, फिर उसका आप इंटरप्रिटेशन करिए। जितना टेबल बनाइए, जितना डायग्राम बनाइए, सबका आप इंटरप्रिटेशन करिए, इंटर उसके नीचे आप लिखिए। तो जिसमें जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वह सबसे अच्छा माना जाता है मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन में। स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू कम आए तो समझिए कि डेटा एक जैसा है। स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू ज्यादा आए तो समझिए कि डेटा का जो इंडिविजुअल वैल्यू है उसमें बहुत ही अंतर है। अगर आप इंडिया के लोगों के इनकम का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो ज्यादा आएगा, चाइना के लोगों का इनकम का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो उसका वैल्यू कम आएगा। या आप दो एरिया में तुलना कर रहे हैं, जैसे कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में आप तुलना कर रहे हैं कि क्या इनकम का क्या स्थिति है, तो दोनों स्टेट का दो कॉलम बना करके दोनों स्टेट डालिए और उसके लेफ्ट में एक कॉलम बनाइए जिसमें वेरिएबल लिखिए, इनकम लिखिए, इनकम लिखिए पर कैपिटा इनकम, पर पर्सन कंजप्शन कितना है, आपका जो रिसर्च का ऑब्जेक्टिव है उसके हिसाब से आप लिखिए। आप फिर कैलकुलेट करके वैल्यूज को डालिए। आप एसपीएसएस से भी कर सकते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर से कर सकते हैं, या आप एक्सेल से भी कर सकते हैं, एक्सेल भी आसान है। और उसके नीचे इंटरप्रिटेशन आप लिखिए। तो स्टैंडर्ड डेविएशन 0 आ जाए मतलब सब लोगों का इनकम इक्वल हो गया। स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू जितना ज्यादा आ जाए उतना ही इनकम में वेरिएशन ज्यादा है, यही शो करता है। एक रूपता नहीं है, एक हो जाने का मतलब कि एक रूपता है, होमोजीनियस है। एक नहीं होने का एक रूपता नहीं है मतलब कि हेटरोजीनियस है, विविधता बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इस तरह से आप स्टडी करिए। अब हमको ये पता चला कि हमने लोगों का जैसे कि सेंट्रल टेंडेंसी में हमने मीन निकाल दिया, मीन आ गया मान लीजिए कि 15,000 रुपया, 15,000 आ गया। अब हमको ये पता नहीं चल रहा है, ऐसा भी तो हो सकता हो कि 2-4 लोग बहुत संपन्न हैं जिसका इनकम बहुत ज्यादा है, और लोग बहुत गरीब हैं जिसका इनकम बहुत कम है। अब 2-4 लोगों का इनकम बहुत ज्यादा होने के कारण एवरेज इनकम ज्यादा हो गया। अब इस बात को पता लगाने के लिए हम डिस्पर्सन निकालेंगे। डिस्पर्सन का वैल्यू ज्यादा है तो इसका अर्थ है कि हाँ इसी तरह की बात है। डिस्पर्सन का वैल्यू कम है तो ऐसे पता चलेगा कि लोगों के इनकम में ज्यादा अंतर नहीं है, पता चलेगा। अब ये तो बात हमने किया। अगर हम मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस की बात करेंगे तो स्क्यूनेस में डिस्पर्सन जो सेकेंड डिग्री में, ये तो पता चल गया कि लोगों के इनकम में वेरिएशन ज्यादा है, लेकिन ये पता नहीं चला कि एवरेज इनकम से कम इनकम पाने वाले ज्यादा लोग हैं कि एवरेज इनकम से ज्यादा इनकम पाने वाले ज्यादा लोग हैं, इसका पता नहीं चला। इसके लिए हम स्क्यूनेस निकालते हैं। स्क्यूनेस जिसका फॉर्मूला होता है मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हम देखेंगे कि मीन इनकम ज्यादा है कि मोड इनकम ज्यादा है। अगर हमने कहा कि भारत के लोगों का एवरेज इनकम 15,000 रुपया है, मीन इनकम 15,000 रुपया है, अब मोड इनकम 10,000 रुपया है, मीडियन का वैल्यू बीच में आता है, मोड इनकम 10,000 है, तो इसका अर्थ हो गया कि भारत में अधिकतर लोगों का इनकम एवरेज इनकम से कम है, एवरेज इनकम से कम है। तो इसमें लेफ्ट किनारे हो गया स्क्यूनेस हो रहा है। अगर राइट किनारे होगा तब तो अच्छी बात है। अगर भारत में अधिकतर लोगों का इनकम एवरेज इनकम से ज्यादा है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अधिकतर लोगों का इनकम एवरेज इनकम से कम है
तब तो एक अच्छी बात नहीं है। तो इसका हम जो स्क्यूनेस होता है यह पॉजिटिव निगेटिव दोनों होता है, इसके आधार पर इसको हम देखते हैं डेटा में। और कर्टोसिस जो बनता है यह डेटा का पीकेडनेस होता है। कर्टोसिस का वैल्यू अगर 3 से ज्यादा आ गया तो डेटा का पीक ज्यादा है। अगर डेटा का पीक ज्यादा है तो डेटा बहुत ज्यादा बिखरा हुआ नहीं है। अगर हम इस तरह से टेबल बनाए, यहाँ जो दिखा गया है, ये जो टेबल दिया गया है, तो ये तो लेफ्ट राइट करके स्क्यूनेस के बारे में बताया गया है। अगर डेटा का पीक ज्यादा हो और डेटा का जोनो जो टेल हो दूर ना जाके नजदीक रहता हो, तो इसका मतलब कि अधिकतर लोगों का इनकम, अगर मान लीजिए कि अधिकतर लोगों का इनकम अगर 12,000 से लेकर के 20,000 के बीच में हो, एक डायग्राम ये हुआ कि 12 से 20,000 के बीच में हो अधिकतर लोगों का इनकम। एक डायग्राम हो गया कि 2,000 से लेकर के 2 लाख के बीच में हो, तो 2,000 से लेकर के 2 लाख के बीच में हो तो ज्यादा बिखरा हुआ होगा। तो बिखरा हुआ होगा तो उसका पीक कम बनेगा। तो पीक जितना ज्यादा बनेगा उसका ऊपर उठा हुआ चोटी कहा जाता है। पीक जितना ज्यादा बनेगा उसका अर्थ हो गया कि अधिकतर लोग एक दूसरे के नजदीक हैं, तो यह अच्छा इंडिकेट करता है। मेरे कहने का अर्थ है कि बहुत सारे टूल्स हैं, सभी टूल्स के द्वारा आपका जो रिसर्च का ऑब्जेक्टिव है उस रिसर्च के ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आप अपने रिसर्च के ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आपका जो रिसर्च का ऑब्जेक्टिव है उस रिसर्च के ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आप टेबल बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे, आप टेबल बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे अपने रिसर्च के ऑब्जेक्टिव से। और अपने रिसर्च के ऑब्जेक्टिव से आप जो टेबल डायग्राम बनाए हैं उसी टेबल डायग्राम को आप इंटरप्रेट करेंगे, उसी टेबल डायग्राम को आप इंटरप्रेट करेंगे अपने शब्दों में। मेरे कहने का अर्थ है कि आपका रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या है, उस ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आप क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव डेटा लिए हैं, उस डेटा से आपने डेटा विजुअलाइजेशन किया। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत डेटा विजुअलाइजेशन और डेटा कैलकुलेशन होता है। विजुअलाइजेशन में आप उसके हिसाब से टेबल बनाए, डायग्राम बनाए, आप पिक्चर बनाए, फिगर बनाए। जैसे आप अगर गरीबी का अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो पुअर व्यक्ति का एक पिक्चर बना दीजिए। अगर आप हिंदी में स्टडी कर रहे हैं या किसी व्यक्ति में तो एक गरीब व्यक्ति का पिक्चर बनाइए, एक संपन्न व्यक्ति का पिक्चर ले लीजिए, दोनों को लगा दीजिए और देखिए उसमें क्या अंतर लग रहा है, गरीबी अमीरी में क्या अंतर है। अगर आप चाहते हैं कि आज के 3 साल पहले और वर्तमान के मानों में क्या अंतर है, तो 3 साल पहले के मानव का एक पिक्चर ले लीजिए और एक वर्तमान का मानव का पिक्चर ले लीजिए, दोनों को एक दूसरे के बगल में रख दीजिए। आप उसका इंटरप्रिटेशन आप लिखिए क्या अंतर है, दिखाई दे रहा आपको, ऐसा है। तो इस तरह से आप डेटा का विजुअलाइजेशन करेंगे। तो आपका मुख्य बात है कि आपका रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या है, उसी रिसर्च के ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आप डेटा विजुअलाइजेशन करेंगे, जिसमें टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, इस तरह से आप बनाएंगे। फिगर, डायग्राम, ग्राफ बना करके देखेंगे उसको और उसका इंटरप्रिटेशन लिखेंगे। साथ ही साथ उसके वैल्यू को आप कैलकुलेट करिए, वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद, जैसे मान लीजिए कि परिवार का कोई बजट है, जैसे आप समाज शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं तो समाज शास्त्र में पारिवारिक खर्च का क्या माने चेंजिंग हुआ है, पारिवारिक खर्च का क्या चेंजिंग हुआ है। तो देखिए कि जब ग्लोबलाइजेशन से पहले, ग्लोबलाइजेशन के बाद आदमी कितना % किस आइटम पर खर्च करता था और ग्लोबलाइजेशन के बाद किस तरह के आइटम पर कितना खर्च करता है, इसको बना के देखिए। शहरी एरिया और ग्रामीण एरिया के समाज के कंजप्शन पैटर्न में क्या अंतर है, शहरी एरिया और ग्रामीण एरिया का 2 ग्राफ बना करके पाई चार्ट और देखिए कि किस किस आइटम पर शहर के लोग कितना % खर्च करता है, कितना पैसा नहीं, क्योंकि शहर के लोगों का पैसा ज्यादा है इनकम, गांव के लोगों का इनकम कम है।
कितना परसेंटेज में लाके उसको तुलना करिए दोनों को, डायग्राम बना करके और उसको देखिए लिविंग कंडीशन में अंतर कितना आता है, कितना अंतर आ रहा है। तो इस तरह से आप डिफरेंट एस्पेक्ट करके आप डेटा विजुअलाइजेशन भी कर सकते हैं, आप उसका कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। गांव के लोगों का 500 डेटा लीजिए, 500 शहर से डेटा लीजिए, दोनों का एवरेज इनकम निकालिए, मीन मीडियन मोड इनकम निकालिए, स्क्यूनेस निकालिए, कर्टोसिस निकालिए, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालिए, रेंज निकालिए इनकम का, आप देखिए। तो इस तरह से आप डिफरेंट एस्पेक्ट का यूज करके आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। हाँ, कुछ पूछना है तो पूछिए। हमको भी घर जाना होगा ना, अभी तो हम यूनिवर्सिटी में बैठे हैं। तो यहाँ तो अभी टाइम 4:54 हो रहा है। अभी आपको सूरज भगवान